गगनपुर नाम के एक छोटे से गांव में धनीराम नाम का एक जमींदार रहता था। वह काफी अमीर था और दयालु भी था। वह गरीबों की सहायता किया करता था। धनीराम की 3 पत्नियां थीं, मगर उसकी कोई संतान नहीं थी। इससे वह काफी परेशान था और हर समय चिंता में रहता था। एक दिन एक ग्रामीण ने उसे निराला नाम के ब्राह्मण के बारे में बताया और कहा कि वे जरूर कोई ना कोई उपाय बताएंगे। यह बात सुनकर धनीराम खुश हो गया और वह उस ब्राह्मण के पास गया जिसका नाम निराला था और वह दूसरों की सहायता करता था। जमींदार ने उसको अपनी सारी परेशानी बताई और उसको कुछ उपाय बताने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मण ने उसको 3 फल दिए और कहा कि इन तीनों फलों को अपनी तीनों पत्नियों को एक एक देना। इससे तुम्हारी तीनों पत्नियों को एक एक पुत्र की प्राप्ति होगी। धनीराम खुश हो गया और फल लेकर वापस अपने घर आ गया। ब्राह्मण ने निराला के बताए अनुसार तीनों पत्नियों को एक एक फल दे दिए। उनमें से 2 पत्नियों ने अपने फल को तुरंत खा लिया, मगर एक पत्नी ने अपने फल को मेज पर रख दिया और काम करने लगी। इसी बीच एक नेवले ने आकर उस फल को जूठा कर दिया और भाग गया। थोड़ी देर बाद तीसरी पत्नी ने आकर उस फल को खा लिया। समय बीतता गया और 9 महीने के बाद धनीराम को 3 पुत्रों की प्राप्ति हुई। उसके 2 पुत्र तो बिल्कुल ठीक ठाक थे, मगर उसका एक पुत्र नेवले जैसा था। इससे धनीराम काफी परेशान हुआ। वह फिर से निराला के पास गया और उससे कुछ उपाय पूछा। इस पर उसने कहा, तुम्हारी तीसरी पत्नी ने नेवले के जूठे फल को खाया है। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सबसे बुद्धिमान होगा। धनीराम अपने घर वापस आ गया। धनीराम ने अपने सबसे बड़े पुत्र का नाम वीरेंद्र और मंझले पुत्र का नाम धीरेंद्र और अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम महेंद्र रखा, जो कि नेवले की तरह रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वे तीनों भाई बड़े होने लगे। वीरेंद्र और धीरेंद्र को सभी वीरू धीरू कहते थे और महेंद्र को नेवला जैसा दिखने पर उसे सभी नेवला भाई बोलते थे। नेवला भाई आकार में छोटा था, इसलिए उसके दोनों भाई उसे अपने साथ नहीं खिलाते थे। जब वे तीनों बड़े हो गए और जमींदार को लगा कि अब इनको नौकरी ढूंढनी चाहिए, तो उसने अपने 2 पुत्रों को कुछ धनराशि देकर कहा, अब तुम लोग व्यस्त हो गए हो तथा तुम्हें अब नौकरी की तलाश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि तुम लोग पैसा कमाकर सफल होकर ही वापस लौटोगे। इस बात पर नेवला भाई बोला, मैं भी नौकरी करने जाऊंगा। मैं भी बड़ा हो गया हूं और पैसे कमा सकता हूं। धनीराम ने उसे समझाया कि वह आकार में बहुत छोटा है और नौकरी नहीं कर सकता और उसे कोई नौकरी पर भी नहीं रखेगा, लेकिन वह नहीं माना और जाने की जिद करता रहा। तो धनीराम मान गया और उसे जाने की अनुमति दे दी। परंतु उसके दोनों भाई पहले ही जा चुके थे और उन्हें नहीं पता था कि नेवला भाई भी पीछे से आ रहा है। नेवला भाई घर से बाहर निकला। कुछ देर भागने के बाद उसने अपने भाइयों को देख लिया। वह उनके पीछे लग गया। तेज धूप में चलते चलते दोनों को प्यास लगने लगी, पर वहां कोई नदी तालाब नहीं था और वे लोग भूखे भी थे। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें नारियल का एक पेड़ नजर आया। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन परेशानी यह थी कि उन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वे दोनों काफी मशक्कत के बाद भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और एक दूसरे से कहने लगे कि नेवला भाई होता तो पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ देता। तब तक पीछे से आवाज आई, मैं पीछे हूं भाइयों। नेवले भाई की आवाज सुनकर वे काफी खुश हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने नेवला भाई से नारियल तोड़ने को कहा। नेवला भाई मान गया और देखते ही देखते वह पेड़ पर चढ़ गया और सारे नारियल नीचे गिरा दिए। दोनों भाइयों ने नारियल का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और नेवला भाई को धन्यवाद दिया। नेवला भाई खुश हो गया। वे तीनों भाई काफी थके हुए थे। अब उन्हें भूख भी लगने लगी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बेर का पेड़ नजर आया।
बेर के पेड़ पर कांटे होने के कारण वे पेड़ पर नहीं चढ़ पाए और उन्हें एक बार फिर नेवला भाई की मदद लेनी पड़ी। नेवला भाई से मदद लेते समय वे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, पर वे कर भी क्या सकते थे। उनके पास यही एक रास्ता था। नेवला भाई ने पेड़ पर चढ़ के बेर तोड़े और दोनों भाइयों ने पेट भरकर बेर खाए। सुबह से लगातार चलते रहने के कारण वे काफ़ी थक गए थे। उन्हें बहुत तेज नींद आ रही थी, इसलिए एक पेड़ के नीचे सो गए। हालांकि उन्होंने नेवला भाई की मदद जरूर ले ली थी, लेकिन वे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए जब नेवला भाई सोकर उठा तो उसने देखा तो उनके दोनों बड़े भाई जा चुके थे। उसे बहुत दुख हुआ, वह रोने लगा, लेकिन फिर उसने अपने मन को समझाया कि मैं तो हूं ही ऐसा कि मुझसे सब पीछा छुड़ाते हैं। इसलिए उसने अपने मन को धीरज बंधाया और वह भी नौकरी की तलाश में शहर की ओर चल दिया। वीरू को एक जमींदार के यहाँ बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई। धीरू को भी एक अच्छी नौकरी मिली। वे दोनों लोग जी जान से अपनी नौकरी करने लगे, लेकिन नेवला भाई को किसी ने भी नौकरी पर नहीं रखा, क्योंकि वह देखने में भी काफी छोटा था। नेवला भाई एक व्यापारी के घर पर काम मांगने गया। व्यापारी ने पूछा, तुम काम करने के बदले में क्या लोगे? तो उसने कहा, मैं मुफ्त में काम करूंगा। व्यापारी बहुत चालाक था। उसने सोचा, मुफ्त में नौकर कहाँ मिलता है। उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए नेवला भाई को नौकरी पर रख लिया। उसके जिम्मे व्यापारी के बेटे की देखभाल करना ही था। दूसरे दिन व्यापारी जब काम पर चला गया तो वह लड़का और नेवला भाई घर में अकेले रह गए। व्यापारी की पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी, इसलिए लड़के की सारी जिम्मेदारी व्यापारी के ऊपर आ गई। लेकिन अब व्यापारी काफी खुश था, क्योंकि उसे एक नौकर मिल गया था, वह भी मुफ्त का। उस लड़के ने नेवला को खूब छकाया। वह पूरे घर में मारा मारा फिरा। वह लड़का बहुत ही शैतान था। उसने नेवले को इतना दौड़ाया कि नेवला छत से गिर पड़ा, उसे चोट भी लग गई। रात में जब व्यापारी आया तो नेवला ने लड़के की करतूत बताई। तो व्यापारी ताली पीट पीट कर हंसने लगा और बोला, वह मेरा बेटा ऐसा ही है। जाने कितने देखभाल करने वाले आए और जाने कितने चले गए, लेकिन इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। एक की तो आंख भी फूट गई थी। नेवले ने 2-3 दिन तक लड़के की खूब सेवा की, लेकिन बदले में वह बहुत खराब सलूक करता था। व्यापारी भी उसके साथ बहुत खराब सलूक करता था। उसके लिए खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं करता और घर आने के बाद लड़के की शिकायत सुनकर अपने लड़के का पक्ष लेकर नेवले को ही खरी खोटी सुनाने लगता। अब नेवला दुखी हो गया। पहले तो वह जी भरकर रोया। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाऊं। फिर सोचा, ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा, जैसे को तैसे के हिसाब से ही चलना होगा। उसने देखा व्यापारी बेईमानी लालच करके खूब लोगों को ठगता है। उसे किसी की भी जरा सी भी परवाह नहीं है। उसके पास इतना धन हो गया कि वह छुपा कर रखता है। धीरे धीरे दिन बीतते गए। व्यापारी का व्यवहार नेवले के प्रति बहुत खराब होता गया। वह वहां से जाने की सोचने लगा, लेकिन इस बीच में धीरे धीरे उसने लड़के पर काबू कर लिया था। अब उसकी शैतानी नेवला भाई के सामने नहीं चलने वाली थी। अब तो उसे बस व्यापारी को भी सबक सिखाना था। उस लड़के को वश में करने के लिए एक अनोखी तरकीब निकाली थी। व्यापारी के घर से बाहर जाने के कुछ देर बाद उस लड़के को भूख प्यास लगने लगती। इसी बात को उसने हथियार बनाया। उसने नेवला भाई से खाने पीने के लिए कुछ मांगा। इस पर नेवला भाई ने कड़क कर कहा, अगर तू खाना खाएगा तो तुझे पानी नहीं दूंगा, और अगर तू पानी पिएगा तो तुझे खाना नहीं खाने दूंगा। नहीं तो तुम्हारे पिता ने जहां जहां रुपए गड़वाए मुझे बताओ। लड़का सोच में पड़ गया। क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए उसने एक जगह का पता बता दिया। नेवला भाई ने वहां से सारे पैसे निकाल लिए और जमींदार के घर में बंधी एक सूखी सी मरियल गधी को वो सारे पैसे आटे में मिलाकर खिला दिए। फिर नेवला भाई रोज यही करने लगा। जैसे ही वह लड़का खाना मांगता,
तो नेवला भाई उससे व्यापारी के द्वारा गड़ाई हुई मोहरों का ठिकाना पूछ लेता था और वे सोने की मोहरें निकालकर उस गधी को खिला देता था। धीरे धीरे जब व्यापारी की सारी गड़ी हुई मोहरें नेवला भाई ने निकाल ली तो उसने सोचा कि क्यों ना अब घर चला जाए, पैसे भी बहुत सारे कमा लिए हैं। यह सोचकर उसने शहर में जाकर सबसे पहले अपने भाइयों को खोजा और उनसे कहा कि हमें अब घर चलना चाहिए। हमने यहाँ बहुत पैसे कमाए हैं और घर वाले भी हमें याद कर रहे होंगे। नेवला भाई की बात से दोनों भाई सहमत थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल सुबह हम यहाँ से निकल चलेंगे। अगले सुबह सभी ने अपना अपना सामान बांध लिया और घर जाने की तैयारी करने लगे। वह दोनों भाई अपना सामान लेकर अपने मालिक से विदा लेने गए तो नेवला भाई भी व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने नेवला भाई से कहा, मुझे काफी दुख है कि तुम जा रहे हो। अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। खैर, अगर तुम्हारी कोई मांग हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कर दूंगा। नेवला भाई ने व्यापारी से कहा कि मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी वह जो सूखी सी गधी है वह मुझे दे दो। व्यापारी भी उस गधी से काफी परेशान था, इसलिए उसने नेवला भाई को खुशी खुशी वह गधी दे दी। वह गधी को लेकर अपने भाइयों के पास आ गया। अब तीनों भाई अपने घर को वापस निकल पड़े। रास्ते में उन दोनों भाइयों ने नेवला भाई का खूब मजाक उड़ाया और कहा कि इतने दिन नौकरी करने के बाद भी इसने यह गधी ही खरीद पाया। और दोनों भाई ठहाका मार के हंसने लगे, लेकिन नेवला भाई चुप ही रहा। रास्ते में उन दोनों को भूख लगी और वे नेवला भाई को मनाने लगे, भाई भाई मुझे बेर तोड़कर खिला दे। नेवले ने कहा, ठीक है। वह सर से पेड़ पर चढ़ गया। अब वह पहले वाला नेवला नहीं था, अब मीठे मीठे बेर खाता और कच्चे कच्चे बेर नीचे फेंकता जाता। दोनों भाई उसकी यह हरकतें देख रहे थे कि ऐसा क्या हो गया है। नीचे उतरकर जब नेवला आया तो उन्होंने बुलाया। नेवला बोला, जब मैं अपने शरीर से छोटा हूं तो उसका फायदा भी तो उठाता हूं, तुम अपने बड़े शरीर का मजा लो। हा हा। इसी तरह से रास्ते में कई फलों के पेड़ पड़े। नेवला सर से पेड़ पर चढ़ जाता और पेट भरकर खाता, और तो और अपनी गधी को भी खूब खिलाता था। गधी भी वहां से निकलकर मानो खुश बहुत थी। रास्ते में पानी पीती, फल खाती, वह मजे से चली आ रही थी। दोनों भाई पैदल चल रहे थे, लेकिन नेवला तो हल्के शरीर का था, इसलिए वह गधी पर बैठा हुआ मजे से आ रहा था। उसे पैदल भी नहीं चलना पड़ रहा था। दोनों भाइयों ने आपस में सलाह की कि सबसे पहले नेवला भाई के घर पर चलेंगे, फिर देखेंगे कि इसकी माँ गधी देखकर क्या कहेगी। काफी देर चलने के बाद वे तीनों अपने गांव में आ गए। फिर जब वे घर पहुंचे तो घर के सभी सदस्य तथा पास पड़ोस के लोग उन्हें देखने के लिए आंगन में एकत्रित हो गए। चूंकि तीनों की माताएं अलग अलग थीं और उनका पिता जमींदार था, तो उसने तीनों के घर अलग अलग बनवा दिए थे ताकि तीनों में लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी का अलग अलग घर था, तो वे सबसे पहले नेवला भाई के घर में गए। नेवला भाई के पास गधी देखकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि देखो देखो, नेवला भाई गधी लाया है। नेवला भाई ने सबको नजरअंदाज करते हुए उस गधी को आंगन के बीचों बीच एक खूंटी गाड़ कर बांध दिया और अपनी माँ से कहा, अम्मा रे अम्मा, आंगन लिपवा, चारा खिला, एक डंडा मंगवा, चार मंगल गवैया बुला, फिर अर्र करो और शर्र। उसकी यह बात सुनकर सब हंसने लगे। वह बार बार यही कह रहा था। उसकी माँ ने कहा, यह क्या कह रहा है? तब उसके पड़ोसियों ने कहा, ध्यान से सुनो, वह आंगन लीपने को और एक मोटा डंडा लाने को और चार मंगल गीत गाने के लिए कह रहा है। किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने फिर यही बात दोहराई तो आसपास के लोगों ने कहा, नेवला भाई जो कह रहा है वो कर दो ना, इसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। नेवला भाई के बताए अनुसार बाकायदा घर को लीपा गया और एक मजबूत डंडा पेश किया गया और सभी पड़ोसी बैठकर ढोलक बजाने लगे
और मंगल गीत गाने लगे। लोग चारों तरफ गोलाकार बनाकर खड़े हो गए। फिर नेवला भाई ने जोर से चिल्लाकर कहा, अर्र करो के छर। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, छर। नेवला भाई ने कहा, अच्छा, और उस गधी को 2 डंडे मारे। तभी देखते देखते गधी लीद करने लगी। वो बिना रुके लगातार लीद करती जा रही थी, लेकिन वहां लीद की जगह सोने की मोहरों का ढेर लग गया। सभी लोग बहुत चक्के रह गए और तालियां बजाने लगे। थोड़ी देर बाद जब मोहरें निकलना बंद हो गई तो नेवला भाई ने फिर से चिल्लाकर पूछा, अर्र करूं कि छर। अब की बार सबने कहा अर्र। इस बार नेवला भाई ने गधी के 4 डंडे मारे। फिर गधी दुगनी रफ्तार से मोहरें निकालने लगी। सभी लोग यह कारनामा देखकर काफी अचंभित थे और वे सभी उस मरियल सी गधी को जादुई गधी बताने लगे। अब नेवला भाई की चारों तरफ वाहवाही होने लगी और उन दोनों लोगों से पूछा गया कि तुम क्या लाए हो। तो उन्होंने अपने लाए रुपए दिखाए, लेकिन वे नेवला भाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। पैसा निकालने वाली जादुई गधी देखकर उसके दोनों भाई लालच में आ गए और नेवला भाई से वो गधी मांगने लगे। नेवला भाई उन्हें वह जादुई गधी देने को तैयार तो हो गया, मगर उसने एक शर्त रखी कि इस जादुई गधी के बदले में मैं तुम दोनों के सारे कमाए हुए पैसे ले लूंगा। दोनों भाइयों ने आपस में खुसर फुसर करते हुए कहा कि यह जादुई गधी खरीद लो, बाद में पैसे तो हम इस गधी से निकाल ही लेंगे। फिर वह दोनों राजी हो गए और खुशी खुशी अपने सारे पैसे देकर उन दोनों ने वो जादुई गधी खरीद ली। फिर वो दोनों भाई अपने घर गए और ठीक वैसे ही गधी को आंगन के बीच में बांध दिया और अपनी माँ को हुक्म देते हुए आंगन को लीपने को कहा और 2 मजबूत डंडे लाने को कहा। उनके बताए अनुसार घर को लीपा गया और 2 मोटे व मजबूत डंडे पेश किए गए। फिर दोनों भाइयों ने एक एक डंडा हाथ में लिया और चिल्लाकर पूछा, अर्र करूं कि छर। सभी ने कहा, छर। फिर दोनों ने गधी को एक एक डंडा मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला, केवल एक सिक्का मिला। सिक्का देख उनकी आंखें चमकने लगी और फिर दोनों ने गधी को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन सब बेकार रहा। वे दोनों अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गए। अब सिर्फ इस सूखी गधी को पालना पोसना था, यह उनके मत्थे मढ़ दी गई थी। वे दोनों अब नेवला भाई का कुछ कर भी नहीं सकते थे। उन्होंने आपस में सोचा विचारा और कहा, इसे कौन पालेगा, चलो इसे इसी के मत्थे मढ़ देते हैं। वे दोनों गए और उस गधी को नेवला के घर में बांधते हुए कहा कि अपना यह तोहफा तुम ही संभालो, मुझे इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसा कहकर वे दोनों वापस चले गए। नेवला ने उस गधी को खूब खिलाया पिलाया, जिससे गधी को ताजगी मिली। अब वह नेवला के पास रहने लगी। वह दिन दुगनी और रात चौगनी मोटी होती चली जाती थी। गधी अब नेवला भाई के घर पर ही रहने लगी थी। नेवला भाई उसे घर के आंगन में बने एक झोपड़े में बांध दिया करता था। नेवला भाई उसकी खूब सेवा करता था, उसे समय समय पर चारा देता था और गधी भी खा खा कर खूब मोटी हो गई थी। गधी काफी तेज भागती थी और वह काफी होशियार भी हो गई थी। नेवला भाई अब काफी खुश रहने लगा। वह कहीं भी जाता तो उस गधी के ऊपर बैठ कर जाता था। गांव वाले नेवला भाई का अभी भी मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन नेवला भाई अपनी ही दुनिया में खोया रहता। वह लोगों की बात एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अब गधी और भी मोटी तगड़ी और समझदार हो गई थी। एक दिन सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे और गांव में हंसी खुशी का माहौल था। नेवला भाई भी घर में आराम से सो रहा था। तभी गांव में एकाएक हलचल मच गई। सभी गांव वाले चीखने चिल्लाने लगे, इधर उधर भागने लगे। चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही थी, भागो भागो, बचाओ बचाओ। आवाज सुनकर नेवला भाई की भी नींद खुल गई। उसने घर से बाहर निकलकर देखा तो सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। दरअसल गांव में डाकुओं ने हमला कर दिया था और वे सभी गांव वालों को भी बंदी बना रहे थे ताकि उनसे पैसे लूटे। डाकुओं ने 1-2 लोगों को काफी गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया था और सभी गांव वालों को भी बंदी बना लिया था। सिर्फ नेवला भाई ही बचा था।
वह शरीर में छोटा होने के कारण आराम से कहीं भी छिप सकता था। डाकू उन गांव वालों को काफी मार पीट रहे थे और उनके पैसों का भी पता पूछ रहे थे। नेवला भाई की समझ में सारी बात आ चुकी थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वह सभी गांव वालों के पीछे गया और एक एक करके सबकी रस्सी काटने लगा। उसने 2-3 लोगों को तो छुड़ा दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद डाकुओं की नजर उस पर पड़ गई और उन्होंने सभी गांव वालों की तरह उसे भी बांध दिया। सारे गांव वाले काफी दुखी थे। उनका सारा पैसा लुटने वाला था। डाकू काफी देर से गांव वालों से पैसों के बारे में पूछ रहे थे, पर कोई कुछ भी उन्हें बताने को तैयार नहीं था कि उन्होंने अपने पैसे कहां छुपा रखे हैं। इस पर सभी डाकू गुस्से से आग बबूला हो गए और उनमें से एक डाकू ने नेवला भाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले इस पिद्दी से पूछो, ये ज्यादा होशियार बन रहा था। वे सभी डाकू नेवला भाई की तरफ बढ़े, लेकिन तभी नेवला भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें पैसों का पता बता दूंगा, लेकिन पहले मेरे हाथ पैर खोलो। डाकू भी काफी देर से माथापच्ची कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, ठीक है। नेवला भाई के हाथ पैर खोल दिए। फिर नेवला भाई ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, मेरा सारा पैसा वहां उस झोपड़ी के अंदर जमीन में गड़ा हुआ है। डाकुओं के सरदार ने एक डाकू से कहा, जाओ और सारे पैसे निकाल कर ले आओ। वह डाकू तुरंत ही उस झोपड़ी में घुस गया और तभी अचानक उस झोपड़ी में से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। वह डाकू जिस रफ्तार से झोपड़ी में गया था, उससे दुगनी रफ्तार से भागता हुआ झोपड़े से बाहर आ गया। सभी ने देखा कि उसके मुंह पर खुरों के निशान पड़े हुए थे और उसकी नाक बुरी तरह से फूटी हुई थी। वह डाकू वहीं पर गिर गया। इससे पहले कि बाकी बचे हुए डाकू कुछ समझ पाते, उस झोपड़ी से आंधी की तरह गधी निकली और एक एक करके सभी डाकुओं को लातों से मारने लगी। किसी के मुंह पर लात पड़ती तो किसी के पेट पर। इस बीच नेवला भाई ने मौका देखकर सभी गांव वालों की रस्सियां खोल दी। उन्होंने बदहाल डाकुओं की बंदूकें अपने कब्जे में कर ली। अब डाकू निहत्थे हो गए थे और वे कुछ नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ गधे ने लातों ही लातों से सभी डाकुओं को ढेर कर दिया। किसी की नाक फूटी तो किसी के हाथ पैर टूट गए। 2-3 डाकुओं का तो वही राम नाम सत्य हो गया और बचे खुचे चलने लायक नहीं रह गए थे। 1-2 जो सही थे वे तुरंत 9-2-11 हो गए। फिर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग खुशी से नाचने लगे। फिर सभी ने बचे खुचे और जमीन पर पड़े डाकुओं को एक एक करके गांव के बाहर खंती में फेंक दिया। गांव वाले उस गधी और नेवला भाई की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। अब तो सभी लोगों को यकीन हो गया था कि यह जादुई गधी है और उसने गांव वालों को डाकुओं से भी बचाया था। इसलिए सभी गांव वाले उसे हार माला पहनाने लगे और उसके लिए तरह तरह के फल सब्जियां आदि लाने लगे। नेवला भाई की भी खूब वाहवाही हुई। अब नेवला भाई का कोई भी मजाक नहीं उड़ाया करता था। वह जहां से भी निकलता लोग उसकी तारीफ ही किया करते थे। वह भी अब इज्जतदार ग्रामीण बन चुका था। धीरे धीरे समय निकलता गया और अब नेवला भाई के दोनों भाइयों ने नौकरी करके फिर से बहुत सारे पैसे कमा लिए थे और अब उनकी शादी करने की भी उम्र हो गई थी। इसलिए उनके पिता धनी राम ने उनके लिए रिश्ते तलाशना शुरू कर दिए और कुछ दिनों बाद ही उन दोनों की बहुत अच्छे खानदान में सुंदर लड़कियों से शादी हो गई। वे दोनों काफी खुश थे और वे अभी भी नेवला भाई का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यह तो गधी से शादी करेगा। समय के साथ अब धनी राम को नेवला भाई की भी शादी की चिंता होने लगी थी। वह मन में सोचकर दुखी हो रहे थे कि नेवला भाई से कौन शादी करने को तैयार होगा। मित्रों, कथा का यह भाग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और अगला भाग सुनना चाहते हैं इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।